गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का थर्ड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम एस्टेट 2017 से लेके एस्टेट 2023 के PYQ डिस्कस करेंगे। और जो आज की हमारी क्लास बेस्ड रहेगी जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक ये है। एज पे बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एवरेज पे बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड फाइनली रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपने इस क्लास को ना लास्ट तक ज़रूर देखना है। फर्दर अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या सिचुएशन गिवन है। 5 year ago द एज ऑफ ए वॉज ट्वाइस द एज ऑफ बी। मान लीजिए ए की जो प्रेजेंट एज है उसको हम ना अगर ए से ही रिप्रेजेंट कर दें, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज को हम ना अगर ए से रिप्रेजेंट कर दें और बी की प्रेजेंट एज को बी से रिप्रेजेंट कर दे, तो 5 year एगो की अगर आप बात करो, 5 years एगो यानी कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, जो ए की एज है उसमें से आपको ना 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और बी की एज के साथ ना क्या रिलेशन गिवन है, द एज ऑफ ए वाज ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ बी, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एज ऑफ बी, वो बन जाएगी B-5। एक तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। आफ्टर 5 year, पहले हम इसको ना सोल्व कर लेते हैं फर्दर। अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, A-2B इज इक्वल टू, इधर बन जाएगा -10 और उसमें +5 ऐड करोगे, ये बन जाएगा -5। इसके बाद क्या सिचुएशन गिवन है, आफ्टर 5 year यानी कि 5 years लेटर देयर एज वुड बी इन द रेशो 3:2। उनकी एज में क्या रिलेशनशिप है, 3:2 का रेशो मेंशन है। तो 5 year के बाद यानी कि बन जाएगा A+5 डिवाइडेड बाई B+5। ये रेशो आपको कितना गिवन है, 3:2 ये गिवन है। देयर प्रेजेंट एजेस आर, उनकी प्रेजेंट एज की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो मैथमेटिक्स से तो हम इसको करेंगे ही सॉल्यूशन एक बार, क्योंकि ना, और फिर मैं आपको ना इसका ना ट्रिक भी बताऊंगा सोल्व करने का कि इजी वे में, जैसे गिवन ऑप्शन है उससे भी आप प्रोसीड कर सकते हो। अब इस इक्वेशन को जब आप फर्दर सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 2A + 10 इज इक्वल टू 3B + 15। फर्दर सोल्व करते हो तो ये वैल्यू मिलती है ट्वाइस ऑफ A -3 टाइम्स B इज इक्वल टू 5। यहाँ तक आ गए। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका अगर आप ना डबल कर दोगे तो A का कोफिशिएंट है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 1 का ना अगर आप डबल कर दोगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ A माइनस में 4 टाइम्स B इज इक्वल टू -10। और अगर आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपको क्या वैल्यू मिलती है, अगर मैं इसको ना यहाँ पे लिखता हूँ, इसके बाद क्या वैल्यू मिलती है, 4B - 3B, ये बन जाएगा B इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा 10 + 5, तो B की एज आ जाएगी आपके पास 15। और इस वैल्यू को ना यहाँ पे पुट करके अगर आप A की एज फाइंड आउट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, -5 + ट्वाइस ऑफ B, यानी कि इसका ना 30 करना पड़ेगा आपको, तो ये आ जाएगी आपके पास 25। तो 25 और 15 इस तरीके से ये आ जाएंगी। अब अगर आप ना इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो आपको ना इसके ना चारों ऑप्शन में क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये उनकी ना प्रेजेंट एज है, 5 साल पहले ना ये नंबर बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 5, तो 10 क्या है, 5 का डबल है। और वो इसमें भी फॉलो होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, ये 20 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। सो यहाँ पे देखोगे ये 40 बन जाएगा, ये 30, यानी कि ये ऑप्शन आप नेगलेक्ट कर सकते हो। और इसको करोगे ये बन जाएगा 14 और ये बन जाएगा 7, इसमें भी होल्ड कर रहा है। अब आफ्टर 5 year की कंडीशन लगा दीजिए, आफ्टर 5 year 3:2 का रिलेशन है। जैसे यहाँ पे करोगे ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 20, ये तो करेक्ट ऑप्शन है या देखा जाए। इसमें करते हो ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 17, यहाँ पे नहीं बन सकता। यहाँ पे देखोगे ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा 40, 50 और 40 में भी 3:2 मेंटेन नहीं होता।
और यहाँ पे करते हो ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 15, वहां पे भी 3:2 मेंटेन नहीं होगा, वहां से भी आप ना इसको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये इसका एल्जेब्रिक मेथड है। नेक्स्ट वन इज ए मैन इज 14 ईयर ओल्डर देन हिज सन। मान लीजिए फादर की एज को आप ना डिनोट करते हो एक्स से, फादर की एज को अगर आप ना एफ से ही डिनोट कर दो तो एफ इज इक्वल टू सन की एज से वो कितना ज्यादा है 14। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 2 साल के बाद जो उसकी एज है वो उसकी सन की एज की क्या बन जाएगी, ट्वाइस बन जाएगी। आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर एफ प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एस। फादर की एज को हमने एफ से डिनोट कर लिया, सन की एज को हमने एस से डिनोट कर लिया। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन की प्रेजेंट एज बतानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपने इसको ना एस के लिए सोल्व करना है। अब एफ की ये जो ये एफ की वैल्यू एस के टर्म्स में है यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, एफ की वैल्यू एस प्लस 14 है, यहाँ पे यूज करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास एस प्लस 14 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एस, स्टिल इज इक्वल टू एस प्लस 16 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस। इसका मतलब है एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 16 ईयर आ जाएगी। ए मैन इज 14 ईयर ओल्डर देन इज सन, 16 तो खैर इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ना इसकी फादर की एज में क्या हो जाएगा, एफ प्लस 2 ऐड हो जाएगा। आफ्टर 2 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब 2 साल के बाद ना सन की एज में भी यहाँ पे हमें ना एस प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ऐड करना भूल गए हैं, तो ये बन जाएगा एस प्लस 2, ये रिलेशन होल्ड करेगा। इसका मतलब है एफ प्लस 2 को जब आप ना फर्दर सोल्व करते हो, एफ प्लस 2 को जब आप फर्दर सोल्व करोगे ये वैल्यू मिलती है 2s प्लस 4, यानी कि एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2s प्लस 2 आ जाएगी। अब ये वैल्यू ना 1 में यूज करेंगे, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, यूज एफ इन इक्वेशन 1, क्योंकि आपको ना सन की एज फाइंड आउट करनी है। एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2s प्लस 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा s प्लस 14, यानी कि s इज इक्वल टू 12 ईयर बन जाएगा। तो 12 यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज आफ्टर 5 ईयर फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। 5 ईयर एगो फादर एज वाज 7 टाइम्स ऑफ इट्स सन एज, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको ना प्रोसीड करते हैं। फादर की एज को एफ से डिनोट करते हैं, सन की एज को एस से डिनोट करते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर, एफ और एस हमने ना प्रेजेंट एज मान रखी है, तो आफ्टर 5 ईयर फादर की एज क्या बन जाएगी, एफ प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि एस प्लस 5, ये बन जाएगा। अब इसको जब आप फर्दर सोल्व करते हो आपको क्या मिलता है, एफ माइनस 3s इज इक्वल टू 15 में से 5 ये आ जाएगा 10, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसके बाद कैसे लिखोगे, 5 ईयर अगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या रिलेशन होल्ड करेगा, फादर्स एज, फादर एज बन जाएगी एफ माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ इट सन एज, 7 टाइम्स सन की एज बन जाएगी s माइनस 5। इसको फर्दर सोल्व करोगे, f माइनस में 7s इज इक्वल टू माइनस 35 में 5 ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा माइनस में 30। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हमको ना ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है साइमल्टेनियसली। द परसेंटेज ऑफ इट्स फादर, f के लिए आपको ना ये सोल्व करना है। अगर आपको ये f के लिए सोल्व करना हो तो यहां से ना सबसे पहले तो अगर आप बात ध्यान से देखोगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को अगर आप ना सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, f से f तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 4s इज इक्वल टू 40। इसका मतलब है s की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 10 बन जाएगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, यूज s इन इक्वेशन नंबर 1, s की वैल्यू ना इक्वेशन नंबर 1 में यूज करोगे, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 3 टाइम्स s की वैल्यू आपको दे रखी है 10, तो 30 प्लस 10 40, फादर की एज कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। आप यहाँ से ना क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे 5 साल इसमें से घटाओगे 35 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और
35 और 5 में क्या है, 7 टाइम्स का रिलेशन है, तो ये होल्ड भी करता है जो कंडीशन दे रखी है। नेक्स्ट वन इज ए इज एल्डर टू बी वाइल सी एंड डी आर एल्डर टू ई। अब आप देखिए यहां पे ना जो एल्डर है, एल्डर के लिए मैं एक ना सिंबल यूज करने वाला हूं ग्रेटर देन का। लेट ग्रेटर देन रिप्रेजेंट्स एल्डर, जिसकी तरफ ना ये सिंबल होगा ग्रेटर वाला, उसको मैं एल्डर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखोगे, ए इज एल्डर टू बी, ए ना बी से बड़ा है एज में, सो ए ग्रेटर देन बी ऐसे लिखा जा सकता है। वाइल सी एंड डी आर एल्डर टू ई, अब जो सी और डी हैं वो क्या है, ई से बड़े हैं, तो आप कैसे लिख सकते हो, एंड क्या गिवन आपको, सी और डी ई से बड़े हैं, यानी कि सी भी ई से बड़ा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे एंड सी एंड डी आर एल्डर टू ई, डी ग्रेटर देन ई ऑल्सो, ये जितनी भी गिवन पॉसिबिलिटी है वो हमने लिख लिया। ई लाइज बिटवीन ए एंड सी इज एल्डर टू बी। अगेन आपको एक सिचुएशन दे रखी है कि जो सी है ना, सी क्या है, ए से बड़ा है। अगेन सी इज एल्डर टू बी, सी क्या है, बी से बड़ा है। और जो ई है वो ना ए और सी के बीच में लाई कर रहा है। ई किसके बीच में लाई कर रहा है, ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ई किसके बीच में लाई कर रहा है, ई लाइज बिटवीन ए एंड सी। अब जो ई है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है। अब आप ये देखोगे कि ग्रेटर देन में किसको लिखोगे और लेस देन में किसको लिखोगे, इस बात का आपने ध्यान देना पड़ेगा। अब क्योंकि ना सी ई से बड़ा है, तो इस तरीके से ई जब सी और ए के बीच में लाई करेगा तो कुछ इस तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा। अच्छा सी ई से बड़ा है ना, सी को आपको ना राइट साइड में लिखना पड़ेगा और ए को, ई लाइज बिटवीन ए एंड सी, यहां पे ए आ जाएगा। इस कंडीशन का हमने यहां पे यूज कर लिया। उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, इनमें से ना कौन सी ना नेसेसरली ट्रू हो जाएंगी। अगर आप इन सब का ना ऑर्डरली अरेंज कर दोगे फाइनली आप ना क्या लिख सकते हो इनको, तो नेसेसरली ट्रू वाली कंडीशन आपको ना पता चल जाएगी। इन सबको ना इकट्ठे लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे डी ई से भी बड़ा है और सी सबसे बड़ा है यहां पे ओवरऑल, अगर आप देखोगे ध्यान से। सो जैसे ना सी सबसे बड़ा है, सी ई से भी बड़ा है, सी बी से भी बड़ा है, तो अगर मैं सी को सबसे पहले लिखता हूं सी इज ग्रेटर देन बी, और फर्दर चलो अब हम पहले ये देखते हैं गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ए इज एल्डर टू सी, ए सी से बड़ा है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ई है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा था, तो ई तो सबसे छोटा है देखा जाए तो, और ई सी से कम भी था, तो ये तो नहीं हो सकता। सी इज एल्डर टू डी, सी की एज है जो वो डी से बड़ी है, क्या ऐसा ट्रू है। अब हमने देखा कि सी ई से बड़ा है और जो डी है वो ई से बड़ा है। सो इस स्टेटमेंट के बारे में ना कॉन्फिडेंशियली कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो सी है वो डी से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि सी और डी का ना कोई रिलेशन हमको मिला ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे तो ना क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डी इज एल्डर टू सी, डी क्या है, सी से बड़ा है। अब क्या ये ट्रू है, इसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि डी ई से तो बड़ा है और ई सी से छोटा है। तो दोनों नंबर ना सी और डी ई से बड़े हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये भी कॉन्फिडेंशियली नहीं कही जा सकती। ई इज एल्डर टू बी, ई ना बी से बड़ा है। अगर आप देखो जरा ध्यान से, ई क्योंकि ए से बड़ा और ए ई से बड़ा है, एज ए ग्रेटर देन बी एंड ई ग्रेटर देन ए, इसका मतलब क्या हुआ, ई ग्रेटर देन बी हो जाएगा, तो ये तो नेसेसरली ट्रू हो जाएगी, इसको तो हम कॉन्फिडेंशियली बोल सकते हैं कि ये ट्रू है।
तो इस तरीके से इन चारों में से आपको ये बताना था जिसके बारे में आप ना कॉन्फिडेंशियली बता सकते हो कि जो वैल्यू ट्रू है। पहली तो देखो गलती हो गई, और बाकी दो के बारे में हम कॉन्फिडेंशियली नहीं बता सकते, तो ये मैंने सिंबल यूज किया ग्रेटर देन का यहाँ पे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये भी कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रखा है, 5 पर्सन है यहाँ पे, एम टी आर के एंड डी, ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट। उन सब की ना हाइट है। अब यहाँ पे हाइट के टर्म्स में रिलेशन गिवन है, एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम टी। अब आप यहाँ पे देखो, लेट ये जो सिंबल हम यूज करेंगे लेस देन का, इज इक्वल टू, हम ये मान लेते हैं ये तो ना शोल्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे, एंड और जो ये हम सिंबल यूज करेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये ना टोल पर्सन को यूज करने के लिए, ये टोलर के लिए हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको मेंशन कर दिया है। एम टी आर के और डी 5 पर्सन है, ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम टी। एम सिर्फ ना टी से छोटा है तो एम लेस देन बन जाएगा टी। एम की हाइट ना टी से कम है, जो पर्सन टी है उससे। एंड डी इज टोलर ओनली फ्रॉम के, जो डी है उसकी हाइट सिर्फ के से ज्यादा है, यानी कि बाकी सबसे कम है। अब जैसे एम टी से तो छोटा है लेकिन बाकी सबसे ये बड़ा है, क्योंकि ओनली लिखा हुआ ना है, तो ये दो सिचुएशन आपको पता चल गई है। और डी सिर्फ के से बड़ा, बाकी सबसे छोटा है। हु विल बी द थर्ड टालेस्ट पर्सन अमंग देम, उनमें से ना जो तीसरे नंबर पे पर्सन आएगा, थर्ड टालेस्ट पर्सन, वो आपको बताना है। अब आप देखो जरा, यहां लिखा हुआ एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम टी, यानी कि टी तो सबसे बड़ा ही, अगर आप देखो जाए ध्यान से, और डी क्या है, के से, टालर ओनली फ्रॉम के, तो के तो सबसे छोटा आ जाएगा इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग, और टी आ जाएगा सबसे बड़ा। अब टी के एग्जैक्टली नेक्स्ट आ जाएगा एम, और के एग्जैक्टली नेक्स्ट आ जाएगा डी, और डी और एम के बीच में ना कौन सा पर्सन आएगा, एम भी हमने यूज कर लिया, टी भी आ गया यहाँ पे, डी भी आ गया, के, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। अब आपको ये बताना है हु विल बी द थर्ड टालेस्ट पर्सन, सबसे ज्यादा टोल कौन सा है इसमें, टी है, दूसरे नंबर पे एम है, उसके बाद आर है, सो आर इज द करेक्ट आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज अमंग 5 पर्सन ए बी सी डी, ए इज शॉर्टर। अब ये भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की तरह ही हमने सोल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए बी सी डी ई, 5 पर्सन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ए इज शॉर्टर देन बी बट टालर देन ई। ए किससे शॉर्टर है, बी से तो छोटा है, हाइट की बात कर रहे हैं, बट टॉलर देन ई, लेकिन ई से उसकी हाइट ज्यादा है। सी इज द टॉलेस्ट पर्सन, ठीक है, सी सबसे बड़ा है। डी इज शॉर्टर देन बी, डी बी से तो छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। अब आप देखिए इन्होंने क्या बोल दिया, जो सी है, सी क्या है, वो सबसे ना टोलेस्ट पर्सन है यहां पे, टोलेस्ट अमंग ऑल। उसके बाद डी इज शॉर्टर देन बी बट टोलर देन ए। अब डी क्या है, बी से तो शॉर्टर है और ए से बड़ा है, तो सिंपली यहां पे एडजस्टमेंट हो सकती है। और क्योंकि सी सबसे बड़ा है, इनको ओवरऑल कंबाइन करके ऐसे लिखा जा सकता है, सबसे हाइट में सबसे छोटा पर्सन कौन सा है, ई। हु अमंग देम इज शॉर्टर, वही हमको बताना है इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ई से बड़ा कौन हो जाएगा, ए हाइट में, उसके बाद बन जाएगा डी, और उसके बाद बन जाएगा बी, और फाइनली सबसे बड़ा बन जाएगा सी। इन्होंने शॉर्टर पूछ रखा है तो इसका आंसर आएगा ई। इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो ये सिंबल यूज करके। नेक्स्ट वन इज, अब यहां से जो आपके ना क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये ना एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं इनको। एवरेज, बेसिकली जब आप ना एवरेज डिस्कस करते हो ना, एवरेज का जो कंसेप्ट है, एवरेज का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। मान लीजिए आप ना 5 नंबर का एवरेज ले रहे हो, तो उन सबको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड में उसको 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर इन ए क्रिकेट मैच वाज 6। अब 6 प्लेयर के जो एवरेज रन थे, सो वो आपको क्या दे रखे हैं, जो एवरेज है 6 पर्सन का, 6 प्लेयर की एवरेज आपको कितनी दे रखी है, 36 गिवन है।
अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ, यानी कि सम डिवाइडेड बाय नंबर, एवरेज रन ऑफ, सम ऑफ रन्स, रन को जब आप ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय नंबर्स, नंबर ऑफ प्लेयर वो है 6 आपके पास, वो आ जाएगा 36। इसका मतलब है सम ऑफ रन, 6% है ना जितने टोटल रन बनाए, अगर आप उनको ऐड कर दोगे S6 से रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 216। सम ऑफ रन मेड बाय द 6 प्लेयर्स, इस तरीके से मैंने इसको ना मेंशन किया हुआ है। इफ वन प्लेयर मेड 16 रन, मान लीजिए कोई एक प्लेयर है उसमें से मान लीजिए A1 से हमने रिप्रेजेंट कर लिया A1, एक प्लेयर ने ना 16 रन बना दिए उसमें से, देन व्हाट इज द एवरेज रन ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर। अब आपको ना एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने का क्या मतलब है, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो ये S6 था, S6 में से ना अगर आप ना A1 घटा देते हो तो आपको ना यही नंबर मिल जाता है। यानी कि इस इक्वेशन को फर्दर आप ना कैसे लिख सकते हो, फर्दर इस इक्वेशन के लिए आप क्या सिंबल यूज करोगे, सम ऑफ रन ऑफ 6, टोटल रन मेड बाय द 6 प्लेयर माइनस में, अब फर्स्ट प्लेयर के रन आपको, एक प्लेयर के रन आपको बता दिए कितने हैं, डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। S6 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा 216 माइनस में 16 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 40 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एवरेज पे बेस था, एवरेज में हमने ना सम को फाइंड आउट कर लिया, सम का मतलब है जो टोटल उनके रन्स हैं उनका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, S6 से रिप्रेजेंट कर दिया उसको। नेक्स्ट वन इज एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 12, यानी कि 8 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है। अब वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज इक्वल टू 12, इसका मतलब सम ऑफ 8 नंबर, अगर आप सम लिखना चाहो तो सिंपली क्या लिख दोगे 12 इंटू 8, तो ये बन जाएगा 96। होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ना जो एवरेज है 8 कैसे आप लिख सकते हो, एज एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, कैसे लिख सकते हो, सम ऑफ 8 नंबर डिवाइडेड बाय 8, इस तरीके से ये लॉजिक हमने यहां पे यूज किया हुआ है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीजेस बाय 2 देन एवरेज ऑफ न्यू नंबर इज, अगर हर नंबर में ना 2 ऐड कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, सिंपली नया एवरेज क्या हो जाएगा, पुराने एवरेज में ना 2 ऐड कर दो, सिंपल। अगर आप ना इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, S8 की जो नई वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, 96 तो ऑलरेडी था, अब आपने ना 8 मेंबर में ना सम में ना 2 ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई विद 2, सो ये आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा फर्दर, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 112 बन जाएगी आपके पास ये वैल्यू। अब आपको ना एवरेज ऑफ न्यू नंबर फाइंड आउट करना है, तो जो नया एवरेज आएगा, क्योंकि पर्सन तो उतना ही है, सॉरी नंबर तो उतना ही है देखा जाए तो, उसमें हर नंबर में ना आपने 2 ऐड कर दिया, नंबर तो 8 ही रहेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को दोबारा फिर 8 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 8 वन जा 52। अच्छा नए एवरेज में, एवरेज तो उनका ना 12 था 8 नंबर का, 96 में आपने, क्योंकि हर नंबर में आप ऐड करते हो तो 16 ऐड करना पड़ेगा, ये भी बात ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे, हाँ ये नंबर भी ठीक आया। अब आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज इसका आना चाहिए 14 आना चाहिए, तो ये डिवाइड करके 14 ही तो आएगा। ये आप सिंपली, अगर आप ध्यान देखो, अगर किसी भी नंबर की आप एवरेज फाइंड आउट करते हो तो उनके हर हर नंबर में अगर आप एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हो तो एवरेज में भी वो नंबर ऐड हो जाता है, सेम नंबर, इस बात का आपने ध्यान देना है। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि हर नंबर को 2 से बढ़ा दिया, सो एवरेज में आपने ना 2 ऐड कर देना, सिंपली मैंने आपको सोल्व भी करके दिखा दिया ये। नेक्स्ट वन इज देयर आर 7 नंबर्स, अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है।
देर आर 7 नंबर्स, टोटल आपके पास है ना 7 नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 4। पहले 4 नंबर का एवरेज है, मान लीजिए नंबर को अपना A1 A2 A3 से रिप्रेजेंट करते हो, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इनका एवरेज के लिए 4 से आप ना डिवाइड कर दोगे। इन सब का जो एवरेज है वो आपको क्या वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब जो इन सब का ना सम है, सम मान लीजिए सम आप फाइंड आउट ही कर लो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। यहां तक हो गया। एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज ऑल्सो 4, लास्ट के जो 4 नंबर है उनका एवरेज भी कितना है, 4 है। यानी कि ऑल्सो लास्ट के 4 नंबर में से टोटल नंबर कितने आए, 7 नंबर है, तो लास्ट के 4 कौन से बन जाएंगे, ये बन जाएंगे A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। अगर इनका एवरेज भी 4 है तो इनका सम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि सम डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एवरेज। तो सम के लिए क्या करोगे, एवरेज को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर इज 3, अगेन एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर, ये आपको दे रखा है 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आप उन सब को ना ऐड करते हो, सम ऑफ 7 नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, एवरेज को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 21। फाइंड द फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर फाइंड आउट करना। फोर्थ नंबर अगर आप लेफ्ट मोस्ट साइड से देखोगे A4 आ जाएगा, राइट मोस्ट से भी देखोगे अगर, यानी कि यहां से भी देखोगे तो 1 2 3 4, A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ये आपका टास्क है, A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब A4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, A4 के लिए A4, अब मान लीजिए सिंपली आपने क्या करना है, अगर इस सम को ना आप S1 से रिप्रेजेंट करते हो, मान लो ये 4 नंबर का सम है, इसको आपने ना S1 से रिप्रेजेंट कर दिया और इस सम को आपने ना S2 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, S1 इसको आप ऐसा कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। A4 के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड करके उसमें से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। तो आपको ना जो आंसर मिलता वो मिलता है A4। A4 कितना आ जाएगा, 16 प्लस 16 माइनस में आ जाएगा 21। इसका मतलब है A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 वैल्यू आ जाएगी A4 की, 11, हाँ थर्ड ऑप्शन है 11। सो इस तरीके से अपना प्रोसीड कर सकते हो। A4 फाइंड आउट करना था ना, सिंपली A4 इसमें भी आया हुआ है, जब इस इक्वेशन को इसमें ऐड करोगे A4 2 बार आ जाएगा, और जब इसमें से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे 7 के 7 नंबर का सम, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे और A4 जो 2 बार आया था वो 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो A4 ही पेंडिंग रह जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, पहले 7 जो प्राइम नंबर है उनका ना एवरेज फाइंड आउट करना है। सो वो एवरेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 2 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो आ जाएगा 3, उसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद प्राइम नंबर आ जाएगा 11, उसके बाद आ जाएगा 13, अगेन उसके बाद आ जाएगा 17। ये पहले 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो एक तो अपने आप से डिवाइड होता है और दूसरा 1 से डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब इनका एवरेज निकालना, ये टोटल नंबर कितने हैं, क्योंकि ना फर्स्ट 7 कंसीडर करना है तो 7 से डिवाइड कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो, इसका मतलब ये एवरेज कितना आ जाएगा, आप इनको ऐड करो, 2 और 3 5 और 5 10 17 28 38 39 40 41 और 41 में 17 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 7, 58 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड एवरेज। नेक्स्ट वन इज
एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:5:7। फाइंड आउट द एज ऑफ द स्मॉलर बॉय। सबसे उनमें से जो छोटा है उसकी एज फाइंड आउट करनी है। उनकी एवरेज एज आपको कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। लेट उनकी एज को आपने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 4x/5x/7x। ये उनकी रेशो बन जाएगी। 4, 5 और 7 की उनकी रेशो गिवन है। अब उनका एवरेज आपको क्या दे रखा है? 16 दे रखा है। एज या आप ये लिख सकते हो अगेन, जो उनका एवरेज अगर आप कंसीडर करते हो, एवरेज कैसे कंसीडर करोगे? 4x+5x+7x डिवाइडेड बाय 3। ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। क्योंकि उनकी रेशो थी ना, हमने ना x साथ में लगा दिया, रेशो तो तब भी मेंटेन उतनी ही रहेगी। अब अगर हम ना सबसे छोटे बच्चे की एज फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपको अगर x की वैल्यू मिल जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। x की वैल्यू के लिए हमने ना ये मेथड लगाया। इसका मतलब 5 और 7 12 और 4 16। x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 3 आ जाएगी, सो जो सबसे छोटा बच्चा उसकी एज कितनी आ जाएगी? 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो 12 ईयर इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो सो दैट इट मे बी इक्वल टू 5:6। मान लीजिए लेट x बी एडेड सच दैट, x को ऐड करने के बाद ना क्या बन जाएगा? वो 5:6 बन जाएगा। 5:6, हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ? 2+x डिवाइडेड बाई 5+x। 2 और 5 की रेशो में कौन सा नंबर ऐड करें जिससे वो क्या बन जाए? 5:6 बन जाए। मान लीजिए x ऐड करना है, सो ऐड करके वो क्या बन जाएगा? 2 में भी x ऐड कर दो, 5 में भी x ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो पहले रेशो आपको गिवन था 2:5, वो नया रेशो क्या बन जाएगा? 5:6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 + 6x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 25 + 5x। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6x में से 5x गया 1x, 25 में से 12 गया, ये आ जाएगा 13। सो इस तरीके से आप ये एवरेज का क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 कैंडिडेट वाज 35। एवरेज मार्क्स 150 बच्चों के कितने आए हुए हैं? 35 आए हुए हैं। इसका मतलब अगर 150 बच्चों के टोटल मार्क्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 35 को 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ना क्या नंबर मिलेगा? इज इक्वल टू, या इसको ना ऐसे सच लिखते रहना चाहते हैं, ये क्या बन जाएगा? सम ऑफ मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट इफ एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट वाज 39। पास कैंडिडेट के लिए एवरेज अगर आप लिखना चाहते हो, अगेन एवरेज ऑफ पास कैंडिडेट, मान लीजिए उसको ए पास से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बन जाएगा आपके पास 39 एंड दैट ऑफ द फेल कैंडिडेट वाज 15। और एवरेज आपको दे रखा है फेल कैंडिडेट का, वो एवरेज आपको कितने दे रखा है? 15 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। अब हमको ना ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ना पास हुए। अब इसको ना कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट। जितने कैंडिडेट ना पास हुए हैं उनको हमने x से डिनोट कर दिया।
अगर आप उनको एक्स से डिनोट कर दोगे, अब पास बच्चों का जो एवरेज है वो ना 39 है। सो सो नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट, नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट, पास्ट कैंडिडेट कितने बन जाएंगे जितने पास हुए हैं। सिंपली ये एवरेज को ना ये बन जाएगा आपके पास 39x। क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, सम ऑफ पास्ड कैंडिडेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट। अच्छा, एवरेज मार्क्स, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। इफ द एवरेज मार्क्स, हाँ जी, नंबर ऑफ एक्स किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, पास्ड कैंडिडेट से रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर ऑफ पास कैंडिडेट हमारे पास एक्स है, उनके मार्क्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको। तो अगर आप इसको ना ऐसे लिखते हो, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 150 कैंडिडेट, वो आपके पास इतना है। हम इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना जरा ध्यान से। आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ पास कैंडिडेट है, जो ये क्या है, उन सब के ना मार्क्स हैं। अब आप ध्यान से देखना, जो टोटल मार्क्स है ना, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 150 इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट प्लस सम ऑफ मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। आप ऐसा तो लिख ही सकते हो। S150 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल स्टूडेंट के जितने मार्क्स आए हैं वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसको आप ना ऐसे लिख सकते हो, पास्ट स्टूडेंट ने जितना मार्क्स स्कोर किए प्लस फेल्ड स्टूडेंट ने जितने मार्क्स स्कोर किए। फर्दर पास्ट 150 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 35 मल्टीप्लाई विद 150 इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द पास्ड कैंडिडेट। वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट x है और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 39 से, ये बन जाएगा 39x प्लस, और फेल्ड कैंडिडेट के लिए कितना मिल जाएगा, ये बन जाएगा 15 150, और ये बन जाएगा 150 माइनस एक्स, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये वैल्यू ना फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। अब आपको x की वैल्यू इवेल्युएट करनी है जस्ट यहाँ से। x की वैल्यू जब आप इवेल्युएट करते हो इसको ना फर्दर, अगर आप सोल्व करना चाहो, सोल्व करना इसको अगर आप फर्दर चाहो तो कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास 35 150 इज इक्वल टू 39x में से ना 15x जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलता है 24x प्लस 15 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 115 से, स्टिल इज इक्वल टू 24x इज इक्वल टू, अब 150 कॉमन ले लोगे तो ये 35 में से ना 15 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 150 मल्टीप्लाई विद 20। अगेन अगर आप इसको सोल्व करना चाहो, इसका मतलब है नंबर ऑफ पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई विद 20 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू, अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट आ जाएंगे आपके पास, जितने स्टूडेंट ना पास हुए हैं एग्जाम में, तो ये वैल्यू कितनी आएगी फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो तो, ये जैसे ना 150 ना 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास 75 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिख दीजिए 10, 24 को ना 4 से डिवाइड कर दोगे ये आ जाएगा आपके पास 6। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो, फर्दर अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर आप इसको ना 3 पे कैंसिल करते हो, नहीं 3 पे भी नहीं हो जाएगा, 2 पे तो खैर हो भी सकता है, 75 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा ना यहाँ से, हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड ये, बस आप इसको ना कैसे करोगे फर्दर, 6 पे तो खैर नहीं हो रहा लेकिन 3 पे हो जाएगा, तो ये जैसे इसको ना 3 पे कर दोगे, ओवरऑल लिख रहा हूं मैं, ये बन जाएगा 3 2 जा 3 5 जा, और क्योंकि यहाँ पे 3 करने के लिए इसका भी हाफ करना पड़ेगा,
125 आना चाहिए। 125 इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आप ना नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज n। 9 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो आपको ना क्या दे रखा है, उसकी वैल्यू n दे रखी है। इसका मतलब सम ऑफ एवरेज ऑफ 9 इज इक्वल टू, वो वैल्यू आपको क्या दे रखी है, n दे रखी है। इसका मतलब सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर वो आपको कितनी वैल्यू बन जाएगी, वो आपको पास बन जाएगी 9 इंटू n। और मान लीजिए सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर हम स्टार्ट करते हैं ऐसे a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू an। ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 9n बन जाएगी। अगेन इफ द नेक्स्ट टू नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड देन द न्यू एवरेज इज। अगर इस सम के अंदर ना जो हमने एवरेज, जिन 9 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज फाइंड आउट किया हुआ है, अगर इन कंसेक्यूटिव नंबर में इन्होंने बोला कि दो नंबर को ना और इंक्लूड अगर आप कर दोगे तो नया एवरेज क्या आ जाएगा, नया एवरेज क्या आएगा, 9। यानी कि टोटल आपके पास नंबर कितने बन जाएंगे, 11 नंबर बन जाएंगे। तो उनका एवरेज कितना आ जाएगा, सम ऑफ 11 नंबर डिवाइडेड बाय 11। सम ऑफ 11 को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे ना ये वैल्यू आपके पास S9 की है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले 9 नंबर का सम आप ऐड कर लोगे, प्लस 9 के बाद ना आपके पास जैसे मार्क्स जो नंबर आएंगे वो आ जाएगा, एक तो आपके पास आ जाएगा, बस आप इसको ना ऐसे लिख दो पहले तो, A11 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन अप टू A11 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू, अब यहां से ना A1 से लेके A9 का सम आपको पता ही है, ये वैल्यू बन जाएगी 9n प्लस उसके बाद जो आपके पास दो नंबर हैं, दो नंबर कौन से हैं, A10 प्लस A11 डिवाइडेड बाय 11। सो अगर आप ना यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर को कंसीडर करते हो, कंसेक्यूटिव नंबर को कुछ इस तरीके से आपको ना कंसीडर करना पड़ेगा हेयर। यहाँ पे आपको ना इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो A2 है ना, A2 को आप कैसे लिख सकते हो, A1 प्लस 1। A3 को आप कैसे लिखोगे, A1 प्लस 2। इस तरीके से एंड सो ऑन करते हुए लास्ट तक आप चले जाओगे। सब नंबर में ना जैसे A2 में क्या हो जाएगा, एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा A1 के कंपैरिजन में, और A3 में क्या हो जाएगा, 2 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको ना इवेल्युएट करोगे फाइनली, सो ये जो आपके पास आएगा, ये जो पहले वाला एवरेज है उसमें ना एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे 9n तक तो हमने लिख ही रखा था, जैसे ना A10 को आप ना रिप्रेजेंट करते हो, आप इसको ना फर्दर सोल्व भी कर सकते हो, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर ना एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे। अगर हम ना A1 को फर्स्ट टर्म मान लेंगे तो A10 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 9 इंटू 1। इस तरीके से आप इनको ना रिप्रेजेंट कर दोगे। सो आपके पास जो नंबर आएगा सिंपली वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। एक वैल्यू क्या हो जाएगी, इन एवरेज में एक वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि 9n प्लस 1 बन जाएगा एवरेज आपके पास, अगर आप इसको फर्दर इवेल्युएट करते हो तो। मैं इसको करके ही दिखा देता हूं आपको। 9n तो आपको मिल ही गया था। अब जैसे मान लीजिए A10 है, A10 को जब आप इवेल्युएट करोगे तो ये बन जाएगा A1 प्लस 9 इंटू डी, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा A1 प्लस 9। और जैसे A11 को जब आप फाइंड आउट करते हो तो वो आपके पास बन जाएगा A1 प्लस 10 इंटू डी, यानी कि A1 प्लस 10। सो एवरेज ऑफ 11, जो 11 नंबर का जो एवरेज आपके पास आएगा, अब आप यहां पे देखो जरा, जो 9n है बेसिकली, 9n को भी ना आप कैसे इवेल्युएट करते हो, अगर A1 की टर्म्स में ही करते हो, यहाँ पे A1 से लेके ना AN 9 वैल्यू आपने ना ऐड कर रखी है, A1 से लेके AN तक। ये जो सम है ना,
इस सम को ना कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, टोटल 9 नंबर ऐड किया हुआ है, एपी की ना 9 टर्म का वो लगा दो, n डिवाइडेड बाई 2, ट्वाइस ऑफ ए वन प्लस, क्योंकि 9 को ऐड कर रहे हो n-1 d, यानी कि 8 इंटू कॉमन डिफरेंस, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। सो अगर आप ये वैल्यू वहां पे यूज करते हो, सो A11 की 9n की जगह आप ना ये वैल्यू लिख सकते हो, 9n की जगह आप सिंपल ये लिख दोगे 9 डिवाइडेड बाई 2, या इसको ना डिवाइड ही कर दो, तो ये बन जाएगा A1 + 4। A10 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया A1 + 9, और फर्दर A11 की वैल्यू भी आपने कर लिया A1 + 10, तो ये बन जाएगा A1 + 10। इसको जब आप ओवरऑल 11 से डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू है जो पहले वाला एवरेज 9n आया था, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उस एवरेज से ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि ना देखो 9 + 9 18, 18 + 10, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 28 आ जाएगी। और फर्दर अच्छा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज देर आर डियर एंड पीकॉक्स इन ए जू। एक चिड़ियाघर में कौन कौन है चिड़ियाघर में, हिरन और मोर है, वाह जी वाह। बाय काउंटिंग हेड दे आर 80। जब आप उनके ना हेड काउंट करते हो, अब मान लीजिए लेट डियर को रिप्रेजेंट करते हो एक्स से, और जो पीकॉक है पीकॉक्स को रिप्रेजेंट करते हो वाई से। अगर आप सबसे पहले ना हेड वाली कंडीशन लिखते हो, हेड उन सब के ना सिर की गिनती की है, डियर यानी कि हिरन और जो मोर है, उनके जब ना सिर की गिनती करोगे तो सिंपली एक के कोरस्पॉन्डिंग एक ही नंबर आएगा ना। तो इसका मतलब है हेड की जब आप काउंटिंग करते हो तो x + y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ डियर प्लस नंबर ऑफ पीकॉक, जितने उनके सर हैं उतनी ही तो उनकी गिनती होएगी ना। अगेन यहां पे तो हमने हेड के लिए लिखा था द नंबर ऑफ देयर लेग्स, अगेन 4 लेग्स। अगर लेग्स की कंडीशन लिखनी पड़े, अब एक ना हिरन की कितने टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं, तो ये बन जाएगा 4x प्लस हिरन के लिए। और पिकॉक के लिए आप कितने लिखोगे, पिकॉक की कितनी टांगे होती हैं, वो 2 आएगा, तो ये बन जाएगा 2y। और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर, y की वैल्यू आपको जस्ट फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करो, ये जो इक्वेशन 1 है इसको ना 4 से मल्टीप्लाई करके ना, क्योंकि आपको ना y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या करते हो इसमें से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे अब यहाँ से, तो ये बन जाएगा 4x + 4y = ये बन जाएगा 320। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 2y = माइनस में 120। इसका मतलब है y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इसका मतलब है y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। 60 इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, दो एलओए हैं ए और बी, ए और बी क्या है, दो एलओए आपको गिवन है, रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब आप देखिए जरा ध्यान से, अगर आप ना एलओए ए के लिए लिखोगे और साथ साथ एलओए बी के लिए लिखते हो, एलओए ए और एलओए बी के लिए आप लिखना चाहते हो, यहां पे क्या लिखना है, कॉपर और जिंक की रेशो, कॉपर और जिंक की रेशो, क्या रेशो गिवन आपको, 5:2 गिवन है। और
एलओए बी के लिए, एलओए बी के लिए कॉपर और जिंक की जो रेशो है वो रेशो आपको कितनी गिवन है, 3:4 गिवन है। 7 kilogram of alloy A and 21 kilogram of alloy B are mixed together to form a new alloy. What will be the ratio of copper and zinc in the new alloy? अब हम मान लीजिए इनके ना कॉम्बिनेशन से, ए और बी के कॉम्बिनेशन से ना एलओए नंबर 3 जो बना है उसको हमने ना सी से रिप्रेजेंट कर दिया। लेट लेट ये क्या है, नया एलओए है। अब आपको ना नए एलओए में भी, नए एलओए जो सी है उसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉपर और जिंक का रेशो फाइंड आउट करना है। कॉपर और जिंक का, जिंक को डिनोट करते हैं Zn से, Sn से तो टीन को रिप्रेजेंट करते हैं, Zn। Zn लिख लीजिए, यहां पे क्या बन जाएगा, Zn। अब इस नए एलओए के अंदर आपको ना ये रेशो फाइंड आउट करना है सिंपली। अब आप जरा देखो ध्यान से, कॉपर का जो परसेंटेज है ना, क्योंकि दोनों की ही रेशो आपको फाइंड आउट करनी है, कॉपर का रेशो मेटल ए के अंदर ना कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर दो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से आप ना जिंक का भी फाइंड आउट कर सकते हो, मेटल ए के अंदर रेशो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7। अगेन ये रेशो ना आपने इनके लिए भी लिखना है, यानी कॉपर का मेटल बी के अंदर रेशो कितना है, 3 डिवाइडेड बाय 7। और सिमिलरली जो जिंक है, जिंक का रेशो मेटल बी के अंदर कितना है, 4 डिवाइडेड बाय 7। अब फाइनली आपको ये फाइंड आउट करना थर्ड मेटल के लिए। सो यहाँ पे आप ना कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रेशो फाइंड आउट करना कॉपर का सी के अंदर, जो एलओए सी बना हुआ है, और इसका रेशो ना किससे, जिंक के रेशो के साथ, Zn के साथ। और मेटल एलओए जो बनाई है वो सी बनाई है। कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। अब इसमें ना जो कॉम्बिनेशन है, 7 किलोग्राम एलओए ए को मिक्स किया हुआ है, 21 किलोग्राम किसको मिक्स किया हुआ है, एलओए बी को मिक्स किया हुआ है। सिंपली जो कॉपर ए का, सॉरी कॉपर का मेटल एलओए ए के अंदर रेशो है, देखो इसको आप ना ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, उसका तो करना पड़ेगा आपको ना 7 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई एलओए नंबर ए प्लस, और 21 किलोग्राम इसके लिए यूज किया हुआ है, तो ये बन जाएगा 21 मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइडेड बाय 7। और ओवरऑल आपको ना किससे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ओवरऑल आप ना किससे डिवाइड करोगे, 7 किलोग्राम तो एलओए ए है और 21 किलोग्राम एलओए बी है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7 + 21। ऐसे ही ना जिंक के लिए अगर आप लिखोगे, यहाँ पे जिंक के लिए जब आप लिखोगे तो 7 इंटू फर्स्ट मेटल में जो एलओए ए है उसमें जिंक का रेशो कितना है, 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस बी में कितना है, 4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय एलओए ए का कितना पार्ट कंसीडर किया, 7, एलओए बी का कितना पार्ट कंसीडर किया हुआ है, 21। डेनोमिनेटर तो इनका कैंसिल ही हो जाएगा ऑब्वियसली। और अगर आप ना न्यूमिरेटर को भी ध्यान से देखोगे, न्यूमिरेटर भी इनका ना कितना बन रहा है, क्या न्यूमिरेटर भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ना अगर आप फर्दर सोल्व करते हो तो एक साइड तो आपको वैल्यू मिलती है 5, 5 + 9 यानी कि 14, यानी कि कॉपर का एलओए सी के अंदर और जिंक का एलओए सी के अंदर जो रेशो आपको फाइनली मिलता है, डेनोमिनेटर तो इनका कैंसिल हो जाएगा, यहां से ना जैसे 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 + 9 यानी कि 14। यहां पे भी लिखा जा सकता है वैसे तो इसको, ये बन जाएगा 14 रेशो, और इधर से देखोगे 2 + 4, एक मिनट, यहां पे 7 नहीं आएगा, यहां पे तो 21 आएगा, ये तो गलत लिख दिया, यहां पे 7 नहीं आएगा। अच्छा एलओए ए का मिक्स किया हुआ है, एलओए ए में जिंक कितना था, 2/7,
हाँ यहाँ पे हमने ना 21 लिखना था, 21 नहीं लिखा। 21 और दूसरी में कितना था, 4/7 सिंपली। अब तो इजीली हो जाएगा ये। अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, ये जाएगा 3, ये तो 14 ही गया। यहाँ पे देखोगे 2 प्लस, तो यह आ जाएगा 14। 14/14 का क्या मतलब है, 1/1। तो यह आ जाएगा आपके पास 1/1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द क्वेश्चन। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज की क्लास का जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, इसमें ना क्या सिचुएशन गिवन है। दो एलओएज है, जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन था ना वैसा ही है, उससे मिलता जुलता एलओए वाली सिचुएशन गिवन है। दो एलओए है, कॉपर और टीन से बनाए हुए हैं इसको। जो एलओए है वो ना कॉपर और टीन से मिलके बने हुए हैं। कॉपर प्लस टीन, यानी कि SN से डिनोट करते हैं टीन को। रेशो ऑफ कॉपर एंड टीन इन द फर्स्ट एलओए इज 1/3, और जो सेकंड एलओए है उसके अंदर है 2/5। अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे अगर आप लिखते हो फर्स्ट एलओए, और यहां पे आप लिखते हो, यहां पे आप क्या लिखते हो, सेकंड एलओए। ये तो है फर्स्ट एलॉय, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास सेकंड एलॉय। रेशो ऑफ कॉपर एंड टीन इन द फर्स्ट एलॉय इज 1/3। अगर आप ना कॉपर को मान लीजिए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट कॉपर को अपना एक्स से रिप्रेजेंट करोगे, और जो टीन है SN उसको अपना वाई से रिप्रेजेंट करते हो। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉपर और टीन का रेशो क्या है, 1/3, यानी कि x डिवाइडेड बाय वाई, ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1/3। और सेकंड के केस में जब आप इसको लिखोगे, सेकंड के केस में यानी कि x डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2/5। इन व्हाट रेशो शुड टू एलओए बी मिक्स। अब इन दोनों एलओए को ना कितनी रेशो में ना मिक्स किया जाए, सच दैट द रेशो ऑफ कॉपर एंड टीन विल बी 3/8। फाइनल इनके कॉम्बिनेशन में ना 3/8 का कॉपर और जिंक का, सॉरी कॉपर और टीन का रेशो आ जाएगा। इनको कितने रेशो में आपको मिक्स करना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे ना x/y की वैल्यू ना 1/3 लिख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे x और y का जो रिलेशन लिखोगे, ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3x बन जाएगा। और फाइनली जो उसका ना कॉम्बिनेशन बनता है उसमें रेशो है, इन व्हाट रेशो शुड टू एलओए बी मिक्स, कितने रेशो में इनको मिक्स किया जाए जिससे उनका रेशो क्या बन जाए, 3/8 बन जाए। यहाँ पे जो एलओए बन रही है उसके अंदर ना एक्स और वाई दोनों को ना मिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे तो आपको ना उनकी रेशो ना चूज करनी पड़ेगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और यहाँ पे जब आप ना रेशो चूज करोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा थर्ड एलओए। थर्ड एलओए में उनकी रेशो को मान लीजिए, उनकी रेशो को हम ना कंसीडर करते हैं M/N के अंदर ना, in what ratio should two alloy be mixed to obtain a new alloy such that the ratio of copper and tin will be। कॉपर और टीन का रेशो हम ना M/N मान लेते हैं। अब यहां से जब आप ना कॉपर की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, यहां से तो आपको बेसिकली क्या वैल्यू मिलती है फर्स्ट एलओए में, 1/3 जो आपको ना सिचुएशन गिवन है, 1/3 को आप ना कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3x बन जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखो जरा, y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 5/2 टाइम्स x। इसको फर्दर जब आप सोल्व करते हो 2.5x बन जाएगा। ये इनके बीच का ना रिलेशनशिप आ गया आपके पास ना, y और x का रिलेशनशिप आ गया। कॉपर और टीन की जो रेशो थी दोनों एलओए के अंदर ना, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया।
अब यहाँ पे कॉपर और टीन का जो रेशो है, सच दैट रेशो ऑफ कॉपर एंड टीन। अब आपको ना फर्स्ट एलॉय और सेकंड एलॉय का कॉम्बिनेशन करना है। फर्स्ट एलॉय का जब आप ना कॉम्बिनेशन करते हो सेकंड एलॉय के साथ, तो फाइनली जो आपके पास कॉपर और उसकी रेशो आती है, यानी कि यहाँ पे आप ये मान के चलो कि भाई यहाँ पे जो फाइनल आपको ना रेशो गिवन है, रेशो ऑफ कॉपर एंड टीन विल बी थर्ड रेशो में, यानी कि थर्ड रेशो में जो आपके पास ना एक्स बाय वाई है, एक्स बाय वाई की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3/8 गिवन है। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे फर्दर, एक्स बाय वाई की, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मिनट रुकना, such that the new ratio of copper and tin will be the ratio of copper and tin। कॉपर और टीन की जो ये रेशो आपको गिवन है ना, आप इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, लेट कॉपर को आपने ना एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और टीन को आपने ना वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। सो यहाँ पे जो आपको कंडीशन गिवन है ना, सो कॉपर कॉपर के लिए आप ना परसेंटेज लिखोगे, ये क्या है 1:3 है। 1:3 का मतलब है कॉपर की परसेंटेज उसमें कितनी है, x/4 है। और जो टीन है, टीन के लिए आप क्या लिखोगे, टीन के लिए आप क्या लिखोगे, इसको ये बन जाएगा 3y/4। इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ऐसे यहां पे जब आप इसको लिखते हो, यहां पे जब आप इसको लिखोगे, यहां पे जो कॉपर है सेकंड मेटल के केस में, सेकंड एलॉय 2:5 है, तो ये बन जाएगा 2x/7। और जब आप इसको ना टीन के लिए लिखोगे, टीन का क्या बन जाएगा, 5x/7। अब हम प्रोसीड कर सकते हैं। थर्ड में आपको ना फाइनली जो कॉपर और टीन का रेशो है वो ना 3:8 मेंशन किया हुआ है, यानी कि कॉपर रेशो जो टीन है, टीन को SN से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ना बार बार ये है SN, और ऐसे ही ना यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं SN से। अब फाइनली कॉपर रेशो टीन है, उनका जो रेशो है वो आपको कितना दे रखा है, 3:8 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3:8 का क्या मतलब होता है। अब टोटल कॉपर जब आप लिखोगे, टोटल कॉपर कितना बन जाएगा, किस रेशो में ना आपको वो दोनों मेटल मिक्स करनी पड़ेंगी, तो ये आपके पास बन जाएगा x/4 प्लस 2x/7। ये तो कॉपर है, और इसके डिवाइड में आपको टीन लिखना पड़ेगा, 3y/4 इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा आपके पास 5x, अच्छा ये आएगा प्लस के अंदर, 5x/7। ये आपको ओवरऑल मिलना चाहिए 3x/8। अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो, फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे, आपको ना यहाँ से ना क्या वैल्यू मिलती है सोल्व करने के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे एलसीएम तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास ना क्या वैल्यू बच जाएगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा आपके पास 7 और 8, यानी कि 15x इज इक्वल टू, और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स, यहां पे आप देखोगे ये आपके पास बन जाएगा 31 प्लस में क्या है 20, सॉरी 21 प्लस 20 ये बन जाएगा 41, तो ये आपके पास बन जाएगा 41y। अगर फर्दर आप इसको सोल्व करते हो, फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपको ना फर्दर क्या वैल्यू मिलती है, अच्छा यहाँ पे हमने ना एक मिनट, यहाँ पे ये तो ठीक है, वो था 2:5, हाँ जी यहाँ पे ना वाई आना, ये तो वाई है ही है खैर,
ये बन जाएगा 21 प्लस 20 यानी कि 41, 21 प्लस 20 41, वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, y इधर है ही है, ये बन जाएगा 7 प्लस 8, वो बन जाएगा 15। अब हमको यहाँ से ना x बाय वाई की वैल्यू जब आप ना फाइंड आउट करते हो, x बाय वाई की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये वैल्यू क्या मिलती है आपको यहाँ से ना, x बाय वाई की वैल्यू, x डिवाइडेड बाय वाई के लिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास 3 मल्टीप्लाई 41 डिवाइडेड बाय ये मिलता है 15 मल्टीप्लाई विद 8, ये चला जाएगा 5 पे, 5 पे यानी कि 5 पे जाने के बाद ये बनेगा 40, 41:40 आया हुआ है वैसे तो आंसर इसमें, लेकिन हम इसको देखते हैं अगर किसी और मेथड से अगर कर पाएंगे तो। जब अपना इन दोनों मेटल का टीन को हमने ना वाई से रिप्रेजेंट कर लिया था, अच्छा यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन मान रखा है और जो दूसरी है उसको हमने वाई का कॉम्बिनेशन मान रखा है। कॉपर और टीन को हमने ना किससे रिप्रेजेंट कर दिया, फर्स्ट मेटल के अंदर ना इसको हम ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मिनट इसको हम दोबारा करते हैं क्वेश्चन को, टू एलोए, ये बन जाएगा फर्स्ट एलोए और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ना सेकंड एलोए, फर्स्ट एलोए और सेकंड एलोए। अब आप जरा ध्यान से देखना, जो कॉपर का रेशो है ना, कॉपर और टीन का रेशो है जो वो है 1:3, फर्स्ट एलोए में कॉपर और टीन का रेशो, तो कॉपर के रेशो को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, x डिवाइडेड बाय 4 से करते हो, और जो टीन का रेशो है, टीन के रेशो को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, 3x डिवाइडेड बाय 4। अब सेकंड एलओए के केस में यहाँ पे हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे जो कॉपर है वो है 2:5, तो ये बन जाएगा 2y डिवाइडेड बाय 7, और जो टीन है वो बन जाएगा 5y डिवाइडेड बाय 7। अब ओवरऑल जो आपके पास है ना थर्ड एलओए बनेगी, जो आपके पास है ना थर्ड एलओए बनेगी, थर्ड एलओए के लिए जब आप इसको ना सोल्व करोगे तो वहां पे आपको ना कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, टोटल कॉपर को अगर आप ऐड कर देते हो, यानी कि कॉपर रेशियो जो टीन है वो आपको कितना दे रखा है, 3:8 है, दोनों का ना कॉपर मेटल का अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, x/4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 7, और इसको अगर आप ना डिवाइड कर देते हो, डिवाइड कर देते हो इससे, 3x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 7, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 8। अब जब आप इसको ना फर्दर सोल्व करोगे, अब यहाँ से देखना क्या वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में ना 28 एलसीएम आया हुआ है, तो 8 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 7x प्लस 8y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 21x प्लस 20y। अब दोबारा फिर आपको ना फाइनली x/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे ना, x/5 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो, x के लिए जब आप सोल्व करोगे यहाँ पे बन जाएगा 56 और वो बन जाएगा 63। सो x के लिए जब आप ना राइट साइड में इसको लिखोगे कितने वैल्यू ऑफ x बच जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आती है 63, 63 में से आप ना 56 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वैल्यू आपके पास आती है 7, और यहाँ पे 64 में से आपको ना 60 सब्ट्रैक्ट करना तो ये आ जाएगा 4y। सो इसका मतलब है x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 4 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सो आज की हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो अगर आपको कोई डाउट हो
तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और आपने इस क्लास को ना मैक्सिमम शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।